Assalamu alaikum, dear students. Hope you will be fine and will be enjoying your good health. Today, I have brought a new topic regarding SLO, that is वर्क वर्सेस हेल्पिंग वर्क। यानी एक जुमले में वर्क क्या होता है और हेल्पिंग वर्क क्या होता है, इन दोनों को आइडेंटिफाई करना है कि वर्क और हेल्पिंग वर्क में फ़र्क क्या है और इन दोनों के जो फंक्शंस है वो क्या है, कौन कौन से है एक सेंटेंस में। तो लेट्स स्टार्ट। अ वर्ड इज अ वर्ड और फ्रेज, क्योंकि ये फ्रेज की सूरत में भी हो सकता है, मोर देन वन वर्ड। सो बेसिकली आमतौर पर लोग कहते हैं कि a word is a word which shows action in a sentence। यानी ये किसी जुमले में सब्जेक्ट के एक्शन को शो करता है कि वो एक्शन प्रेजेंट में होता है या वो पास्ट में हुआ था या वो फ्यूचर में वाक़या होगा। तो इस किस्म के वर्ड को हम वर्ब कहते हैं जो एक्शन शो करता है, जिससे हमें ज़माना शो होता है। अब यहाँ पर ये a verb is a word or phrase which shows action in a sentence, या इसको हम शॉर्ट उसकी जो डेफिनेशन है वो हम कह सकते हैं इसको कि an action word is called verb। an action word is called verb, यानी कि एक्शन शो करता है सेंटेंस में। देयर आर सम एग्जांपल्स। ही राइट्स अ स्टोरी। अब अगर इसको इसकी एनालिसिस हम कर लें एग्जांपल की, ही राइट्स अ स्टोरी, तो यहाँ पर है ही, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, and writes is the main verb of the sentence, and a story, that is the object in the sentence। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है राइट्स, ये एक्शन शो करता है। किसके एक्शन को शो करता है? ही के एक्शन को शो करता है। किस चीज पर शो करता है? ऑब्जेक्ट यानी स्टोरी पर शो करता है। तो दिस इज द मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, दैट इज दे प्ले फुटबॉल। नाउ ओवर हियर they play football, they function is a subject, they plural subject, and play is the main verb in the sentence, that is the main verb in the sentence which shows the action of they on the object football, जो कि फुटबॉल पर वो एक्शन को क्या करते हैं? शो करते हैं। सो प्ले हमारे पास मेन वर्ब है। हमें से पता चलता है कि द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, द सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस, आर शो द एक्शन ऑफ पास्ट, द प्रेजेंट और द कमिंग tense means a future tense। Okay, let's take another example, the third one, that is she sings a song। in this sentence she function as a subject, और जो sings है ये मेन वर्ब है जो कि शी के एक्शन को शो करता है, और इसका एक्शन जो है वो किस चीज पर होता है? सॉन्ग पर होता है। तो इट मीन्स के शी इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, सिंग्स इज द मेन वर्ब और एक्शन वर्ब, इसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं। इस हेल्पिंग वर्ब को सॉरी वर्ब को हम मेन वर्ब और या इसको हम क्या कहते हैं? एक्शन वर्ब भी हम कहते हैं। एंड सॉन्ग इज द ऑब्जेक्ट, क्योंकि सॉन्ग पे काम हो रहा है। क्लियर? उम्मीद है कि आप लोग को वर्ब के बारे में पता चल चुका होगा, वर्ब के बारे में जान चुके होंगे कि वर्ब जो है दैट इज द a word which shows action, और an action word is called verb, जो सेंटेंस में मेन किरदार अदा करता है, एक्शन शो करता है। क्योंकि अगर हम ये कहें कि मेन किरदार क्यों अदा करता है, मतलब इसका मेरा इससे है कि if a sentence has no subject, अगर इसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो, मिसाल के तौर पर imperative sentence हो, open the door, so in this sentence open the door, the sentence start with the main verb, there is no object obviously। जाहिरन तो यहाँ पर हमें कोई सब्जेक्ट जो है वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम कहते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड है। तो अगर किसी जुमले में सब्जेक्ट ना भी हो, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो, तो जुमला मुकम्मल होता है। लेकिन इफ देयर इज नो वर्ब और नो ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, so the sentence is totally incomplete sentence।
तो मतलब ये कि ये मेन जो वर्ब के या मेन वर्ड जो है किसी सेंटेंस का, जिसको हम मगज कहते हैं, वो वर्ब होता है। अब टू टाइप्स ऑफ वर्ब, मेन वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर मेन हम दो को शॉर्ट में डिस्कस करते हैं कि वर्ब के टू टाइप्स है, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। शॉर्टली आई विल डिफाइन द वर्ड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब जो है विच नीड एन ऑब्जेक्ट, यानी जुमला मुकम्मल करने के लिए इसे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। विदाउट ऑब्जेक्ट द सेंटेंस विल बी इनकम्प्लीट। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है ही राइट्स, अगर हम यहाँ पर लिखें वो लिखता है, तो व्हाट डज ही राइट, वो क्या लिखता है। हियर वी नीड एन ऑब्जेक्ट, तो हमने यहाँ पर लिखा अ स्टोरी, अ पोएम, अ लेसन, एन एसे एटसेट्रा, वो ये लिखता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो उसके साथ जरूरी होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ ट्रांजिटिव वर्ब। सिंपली अगर हम कहें कि द एक्शन ऑफ व्हिच passes फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, कि जिसका एक्शन सब्जेक्ट से मुंतकिल होकर, पासू और मुंतकिल होकर ऑब्जेक्ट पे जाता है, इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। द नेक्स्ट वन इज द ऑपोजिट ऑफ ट्रांजिटिव, दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब डजंट नीड एन ऑब्जेक्ट, इसको जुमले में ऑब्जेक्ट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। जब आप लोग इसके एग्जांपल्स को देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा कि यस, ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट व्हाइल इंट्रांजिटिव वर्ब डजंट नीड एन ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ इधर देखिए, आप लोग ट्रांजिटिव के लिए एग्जांपल देख लें। यू कट, अब अगर हम इसको यहां तक महदूद कर दें, यू कट, तुम काटते हो, व्हाट डज यू कट, व्हाट डू यू, तुम किस चीज को काटते हो। हाँ, तो यहां इसके साथ हमने लिखा है अ ट्री, तो इसका मतलब है कि देयर इट नीड एन ऑब्जेक्ट, वो काटता है, किस चीज को काटता है, अ ट्री को काटता है। तो ट्री जो है इज यूज एज एन ऑब्जेक्ट, वो एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो गया। यहां पर हमारा जुमला जो है वो मुकम्मल हो गया। यू कट, तुम क्या काटते हो, अ ट्री, तुम एक दरख्त काटते हो। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमने इस्तेमाल किया, तो जुमला क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। ओके, नेक्स्ट वन में हमारे पास है दे लर्न, दे लर्न इंग्लिश। अब अगर हम दे लर्न करते हैं, वो सीखते हैं, और इसको यहां तक लिख लें, फुल स्टॉप लगा दें लर्न के बाद, तो क्या पता वो क्या सीखते हैं। तो इट मीन्स के दे लर्न इंग्लिश। यहाँ पर वर्ड आया कि एज अ ऑब्जेक्ट हमने इंग्लिश को इस्तेमाल किया कि वो इंग्लिश सीखता है। तो यहाँ पर अ ट्री और इंग्लिश बोथ यूज एन ऑब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं। अब इसके मुकाबले में आप लोग देख लें इंट्रांजिटिव वर्ड को। इंट्रांजिटिव वर्ड में हमारे पास है शी लाफ्स, वो हंसती है। दैट्स क्लियर, देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। शी इज द सब्जेक्ट, she is the subject of the sentence, and laughs is the main verb or action verb of the sentence. There is no object in the sentence. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं है, and the action of which does not pass over from subject to object, जिसका एक्शन सब्जेक्ट से मुंतकिल होकर ऑब्जेक्ट पे नहीं जाता, बल्कि रिमेन विद द वर्ब, वो सब्जेक्ट के साथ विच रिमेन विद द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के पास ही रह जाता है, क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। अब आप लोग देखें शी लाफ्स, वो हंसती है, इट्स सिंपल। नाउ द सेकंड वन, आई गो टू स्कूल। नाउ बस स्टूडेंट ये सोचेंगे कि यहाँ पर तो टू स्कूल यानी स्कूल का इस्तेमाल हुआ है, तो स्कूल इज एन ऑब्जेक्ट। नो, नॉट एट ऑल, स्कूल बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर स्कूल जो है वो यूज हुआ है एज एन एडवर्ब, और एडवर्ब ऑफ प्लेस इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ये जो है एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं हुआ है। यहाँ पर जो गो वर्ड है ये इंट्रांजिटिवली इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इट डज नॉट नीड ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो स्कूल है ये नेम ऑफ प्लेस है, और यहाँ पर इसका एक्शन जो है गो, वो स्कूल की तरफ है, यानी ये एडवर्ब है, और एडवर्ब ऑफ प्लेस के तौर पर इस जुमले में इस्तेमाल हुआ है। नाउ कम टू द नेक्स्ट part of the over this lecture, that is helping verb. Main verb shows action, or helping verb, a word which helps the main verb to make a sentence complete. Helping verb जो है वो main verb के जुमले में main verb की मदद करता है कि जुमले को मुकम्मल कर दे।
अब मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ये आप लोग ज़हन में रखें कि a helping verb cannot be used without any verb in a sentence. यानी एक helping verb जो है वो बगैर किसी main verb के जुमले में इस्तेमाल नहीं होता। अगर होता है तो वो फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, फिर उसको हम लिंक वर्ब या कोपुला कहेंगे। नहीं होगा, अगर होगा तो वो फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। मिसाल के तौर पर यहां पर आप लोग देख ले, ही इज माई टीचर, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते होंगे कि इज जो है दैट इज द हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब है कंटिन्यूअस टेंस का, लेकिन मेन का उसका यहाँ पर ये नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये इज अ लिंक वर्ब इस्तेमाल हुआ है। कौन सा? लिंक वर्ब के तौर पर यहाँ पर इज इस्तेमाल हुआ है, एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो कि हाँ और मेन वर्ब जो है वो बगैर हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल हो सकता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट हम इनको इस्तेमाल करते हैं। आई प्ले क्रिकेट, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस। ही प्लेड क्रिकेट, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो वर्ब जो है बगैर हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है वो बगैर वर्ब के इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर होगा तो वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, बल्कि उसकी हालत लिंक वर्ब की होगी। तो यहाँ पर देख लें, इट इग्नोर इट्स रियल मीनिंग एंड हेल्प द मेन वर्ब टू मेक अ सेंटेंस कंप्लीट। ये हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब की मदद करता है जुमले को मुकम्मल बनाने में। एग्जांपल्स आप लोग देख लें, ही डज नॉट कॉल मी, यहाँ पर जो है डज का इस्तेमाल हुआ है या डज नॉट का इस्तेमाल हुआ है, तो ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। सेकंड जुमले में आप लोग देख ले, आर का इस्तेमाल हुआ है, पेंटिंग, यानी मेन वर्ब से पहले आर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। और थर्ड वन, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, यहाँ पर ये जो कंप्लीटेड है ये मेन वर्ब है या एक्शन वर्ब है, और ये जो हैव है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए इस्तेमाल होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ चुका होगा, आप इसको समझ चुके होंगे। इस वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार आप लोग देख ले। कोई मसला हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो हमारा जूम मीटिंग पॉइंट है उस पर आकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।